हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीमा है और इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। तो इस आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो टॉपिक है वो जितना इम्पोर्टेंट पीटी के लिए है उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में इसका क्वेश्चन 38 मार्क्स में या फिर 8 मार्क्स में पूछा ही जाता है, किसी न किसी फॉर्म में पूछ ही लिया जाता है। तो ये एक जो टॉपिक है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा ना मैं इसका जो इवोल्यूशन है वो आपको समझा देती हूँ। तो हम लोग इसको एक जैसे कि एक स्टोरी के जैसा समझेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इवोल्व कैसे हुआ है, क्योंकि ऐसा कोई भी जो टर्म है वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो दिया नहीं गया है। तो ये हमारा इवोल्यूशन इसका कैसे हुआ उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बात शुरू होती है हमारी कि क्या हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन अराइज हुआ कि कैन फंडामेंटल राइट बी अमेंडेड। ठीक है, तो और दूसरी बात है कि अगर फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है तो किस हद तक, मतलब पार्लियामेंट की पावर कितनी है इनको अमेंड करने के लिए। ठीक है, तो मतलब लिमिट, पार्लियामेंट की लिमिट कितनी है फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की। तो ये दो क्वेश्चन अराइज होते हैं मेनली। और जैसा कि हमें पता है कि फंडामेंटल राइट को इससे रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो आर्टिकल 13 में दिया गया है, जो बोलता है कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। मतलब कि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है ऐसा लॉ बनाने की जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। और दूसरी साइड क्या है, आर्टिकल हमारा 368 है जो बात करता है कि पार्लियामेंट की पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकती है, उसको अमेंड कर सकती है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा एक स्टोरी के रूप में समझते हैं कि हुआ क्या, कि जैसे हमें पता है जब हमारा देश जो आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे जो जो हमारी ऐसी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी, तो ये अमेंडमेंट पावर दे के पार्लियामेंट को ये ओपन रखा गया कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन और अदर फैक्टर सुधरेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में अकॉर्डिंगली चेंज कर लिया जाएगा। तो इसलिए अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने दिया। ठीक है, और इसमें ये कहीं नहीं लिखा गया था कि हाँ भाई पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। ठीक है, और उस टाइम की सिचुएशन ये थी कि जैसे हमें पता है जमींदारी सिस्टम था हमारी कंट्री में, और जो जो हमारी मतलब छोटे लेवल के फार्मर्स थे वो उनके पास लैंड ओनरशिप था ही नहीं। और जबकि उनके और हमारे जो एग्रीकल्चर की सिचुएशन थी उस टाइम वो भी बहुत ख़राब थी, क्योंकि फार्मर अपना लैंड नहीं होने की वजह से वो नहीं उतना प्रोडक्टिव ग्रोथ ला पा रहे थे एग्रीकल्चर में। तो यही सब सिचुएशन को देखते हुए क्या हुआ कि जो जो उस टाइम पे जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया इन्होंने कि जो आर्टिकल 31 था, हमें उस टाइम हमें पता है उस टाइम हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे और एक उसमें से था राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसी राइट टू प्रॉपर्टी में इन्होंने चेंज किया। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि ओनरशिप में इनइक्वालिटी थी और
अग्रेरियन जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो लाने की बहुत सख्त ज़रूरत थी उस टाइम पे, और एक काइंड ऑफ एक सीलिंग फिक्स करने की भी ज़रूरत थी। तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो कि हमारा था आर्टिकल 31, ठीक है, इसी में ही चेंज किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो कि आया था 1951 में। और इसमें थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि इन्होंने चेंज किया है, इन्होंने इंसर्ट कर दिया 2 आर्टिकल 31A एंड 31B, ठीक है, और एक कर दिया इन्होंने 9th शेड्यूल ऐड। और इन दोनों आर्टिकल से क्या हुआ कि स्टेट के पास जो है पावर आ गई, मतलब गवर्नमेंट के पास पावर आ गई कि वो किसी का भी प्रॉपर्टी ले सकती है, और लेकर उसको कितना कंपनसेशन देना है वो फिक्स कर सकती है। मतलब जो गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, ठीक है, प्लस कंपनसेशन फिक्स कर सकती है, ठीक है। जैसे अभी होता है ना, अधिग्रहण होता है ज़मीन का हमारे कहीं भी डेवलपमेंट वर्क के लिए, तो किसानों को उसका मुआवजा दिया जाता है। तो वही था कि गवर्नमेंट जो है किसी का भी प्रॉपर्टी को ले सकती है और उसके लिए उसको कंपनसेशन दे सकती है, ठीक है। और जो आर्टिकल 19 था 19(1) का जी, वो भी हमें पता था कि जैसे कोई हमारा जो गवर्नमेंट है या उसको पावर मिल गया कि कोई वो किसी बिजनेस को भी एक्वायर कर सकती है। और 9th शेड्यूल ऐड किया गया था, जिसमें हमें पता ही है कि अगर 9th शेड्यूल के अंडर कोई भी लॉ बनाया जाता था उस टाइम पे, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि ये फंडामेंटल राइट जो कि हमारा फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको ये अफेक्ट करने लगा। तो इसी अमेंडमेंट को चैलेंज करने के लिए क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ, जो था हमारा शुरुआत का केस, जिसका नाम है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। और ये कब आया था? ये आया था 1951 में। तो इसी को ही चैलेंज करने के लिए ये वाला केस आया था सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या बोला, बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली। इन्होंने बोला कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, ठीक है, क्योंकि ये तो क्लियर है ना कि कहीं लिखा नहीं गया है कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की पावर नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक है। तो अब स्टेट क्या हुआ कि जो स्टेट ने जो भी लॉ बनाने लगे उनको वो 9th शेड्यूल में डालने लगे। अब 9th शेड्यूल में डालने की वजह से वो इम्यून थे, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाई गई थी जुडिशियल रिव्यू से। और फिर एक गवर्नमेंट जो है वो एक 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी इंट्रोड्यूस करती है इसी से रिलेटेड। लेकिन ये सभी को फिर दोबारा से चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। और ये था हमारा एक और इम्पॉर्टेंट केस जो था सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। और ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट केस है और ये आया है 1965 में। सेम इसमें भी इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना प्रीवियस स्टैंड को कंटिन्यू रखा और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें भी यही बोला कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को, ठीक है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई चेंज नहीं किया। इन्होंने ये कंफर्म कर दिए कि शंकरी प्रसाद केस जो था उसमें जो स्टैंड सुप्रीम कोर्ट का था वही सिमिलर स्टैंड इन्होंने इस केस में लिया। लेकिन ये जो केस था ना, ये 5 बेंच का केस था और ये 3:2 की मेजॉरिटी से ये जो वर्डिक्ट आया था इस केस का। तो इसके जो एक जो जज थे वो खुद ही सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि मतलब जजों के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट था। क्योंकि एक जज थे, उनका कहना था कि अगर
अगर लगता हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, अगर उनको लगता कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं करना है, उनको चेंज नहीं करना है, तो इस टाइप का कोई स्टेटमेंट या कोई स्टैंड उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के दिया ही होता। तो बट ऐसा कोई सच प्रोविज़न अवेलेबल है नहीं। ऐसा जो मेजॉरिटी जजमेंट था 3 लोगों का, उनका कहना ये था, लेकिन बाकी जो 2 थे वो इस चीज़ से एग्री नहीं थे। तो फिर क्या हुआ कि ये जो केस है वो नेक्स्ट जो बड़ी बेंच होती है 11 या फिर 7 या 11 जो जजेस की बेंच होती है उसको ही रेफ़र किया जाना था। तो फिर इस केस को आगे रेफ़र किया गया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट केस है गोलकनाथ केस, तो वो केस इसी का ही मतलब अपर जो भेजा गया था, रेफ़र किया गया था, वही आया हमारा थर्ड केस बना, जो था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, ये केसेस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये केस हमें मेंस का जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें ये सब मेंशन करने होते हैं। पीटी में भी ये लोग ये आपको हेल्प करेंगे ही, बट हाँ मेंस में ये लिखने ही होते हैं जब ये क्वेश्चन आता है। तो अब ये जो था 11 जजेस का बेंच था, ठीक है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट को अब्रिज नहीं कर सकती है, ठीक है। और जो पार्लियामेंट जो है वो अमेंड नहीं कर सकती है, ठीक है। तो क्या बोला? पार्लियामेंट कांट अमेंड फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यही बोला कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती है, ठीक है। और ये भी बोला कि जो अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट की वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। वो उसकी भी एक लिमिटेशन है और वो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। मतलब कि इनका कहना था कि जो आर्टिकल 13 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी अप्लाई होगा। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे लॉ बने थे उस टाइम तक, जितने भी लॉ आए थे वो सब चैलेंज होने लगे कोर्ट में, ठीक है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक डेट फिक्स किया कि इस डेट के मतलब इस डेट के बाद जो भी लॉ बनेंगे वही सिर्फ जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएंगे, ठीक है। फिर लेकिन अब पार्लियामेंट की जो पावर कर्टेल हो रही थी तो वो तो शांति से नहीं बैठ सकते थे ना, तो उनको भी बेचैनी लगी थी कि अब हम क्या करें। तो इसी को कर्टेल करने के लिए पार्लियामेंट क्या किया, वो लेके आ गए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट था, जिसमें कि क्या किया इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जो आर्टिकल 13 है और जो आर्टिकल 368 है, इन्होंने इसमें क्या किया कि इस नए क्लॉज ही ऐड कर दिए। 13 का 4 कर दिया और 368 में 3 कर दिया। क्या बोला कि आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 इसमें अप्लाई नहीं होगा और आर्टिकल 368 जो है इसमें अप्लाई नहीं होगा। मतलब कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी वो काइंड ऑफ रिवर्स ही हो गई। उसके बाद जो है डिफरेंट अमेंडमेंट ला के गवर्नमेंट ने, जैसे 25th अमेंडमेंट जिसमें प्रॉपर्टी राइट्स की बात की गई, और 29th अमेंडमेंट जिसमें कि लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई, इस तरह से डिफरेंट जो है अमेंडमेंट ला के चेंज किए गए। लेकिन ये सभी को चैलेंज किया गया, जो कि एक बहुत हमारा लैंडमार्क केस है, इसमें केशवानंद भारती केस। और केशवानंद भारती केस तो पता ही है हम लोग को, बहुत इम्पोर्टेंट केस है। और ये कब आया था? 1973 में।
इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है, ठीक है, और पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है, बशर्ते कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसको मतलब छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो इसी से ही हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है उसका एवोल्यूशन हुआ था, इसी केस से। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हमें कहाँ से मिला था, तो वो मिला है हमारे केशवानंद भारती केस से, ठीक है। तो इसमें यही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, ठीक है। और ये जो था ये 13 जज का बेंच था, ठीक है। और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट केस है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को लेके। इसके बाद और भी जैसे मिनर्वा मिल्स केस था, मिनर्वा मिल्स केस 1980 का, उसमें भी इसको रीअफर्म किया गया है बेसिक स्ट्रक्चर को, लेकिन इसका इवोल्यूशन का मेन जो केसेस हैं वो यही हैं। और ये जब हमारा मेंस में ये क्वेश्चन आता है बेसिक स्ट्रक्चर का, तो यही सब हमें लिखना होता है वहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इसका कुछ बेसिक समझ में आया होगा। अब हम इसके क्वेश्चंस थोड़े से देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या है कि जैसे केशवानंद भारती केस, ठीक है, उसमें ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं बताया गया कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या होना, क्या क्या है। लेकिन फिर धीरे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ा तो डिफरेंट केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि ये वाली फीचर जो है बेसिक फीचर है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये रिपब्लिक सिस्टम है, सेक्युलरिज्म है, फेडरलिज्म है, जुडिशियल रिव्यू है, कॉन्स्टिट्यूशन का सुपरमेसी है, रूल ऑफ लॉ है। तो ये सब जो भी हैं वो हमारे आते हैं बेसिक फीचर के अंडर, ठीक है। तो ये अब देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। ये हमें बताना है कि इसमें से कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑब्वियसली ये तो हमारा कोर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का, तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। सेकंड क्या है, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी है, सेक्युलरिज्म भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। डिवीज़न बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। अब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के डिवीज़न जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। ये तो डिवीज़न सिर्फ एक बैलेंस या हार्मनी के लिए है, ठीक है। मतलब एक बैलेंस के लिए है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। अगला क्या है, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब डिवीज़न ऑफ द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये भी एक जो है हमारा बेसिक फीचर है। तो इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, ठीक है, देखते हैं। द पावर स्टेटमेंट 1 क्या है, द पावर ऑफ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट इंक्लूड द पावर टू ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ये ऐसा तो बताया ही गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा ऑल्टर नहीं होना चाहिए अमेंडमेंट से। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द राइट टू इक्वालिटी डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो हमारे राइट टू इक्वालिटी है वो बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि रिफ्लेक्ट करता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है, रूल ऑफ लॉ रिफ्लेक्ट करता है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ रिफ्लेक्ट करता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात करता है, ठीक है। तो इसलिए ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है।
तो इसमें तो उन्होंने नोट बोल दिया, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। अब हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर है बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू। नहीं, ये तो गलत है। बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू, नहीं। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पावर वॉज लेड डाउन अंडर आर्टिकल 368 तो ये हमें बताना है कि पार्लियामेंट की अमेंडमेंट की जो पावर है वो आर्टिकल 368 में कौन से अमेंडमेंट से ले डाउन की गई थी। तो देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन 24th अमेंडमेंट एक्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन 26th अमेंडमेंट एक्ट, या द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका बहुत आंसर होगा 24th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया भी अभी कि क्यों 24th इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या बोला गया था कि भाई पार्लियामेंट जो है किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, उसके पास ये पावर है। ठीक है, अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात हुई थी। और दूसरा इसमें ये भी हुआ था कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट का एसेंट मिलना कंपलसरी कर दिया गया था। ठीक है, और ये जो अमेंडमेंट है क्यों लाया गया था, मैंने अभी आपको बताया कि जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में, उसी को रिवर्स करने के लिए 24th अमेंडमेंट जो है पार्लियामेंट लेके आई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंस द जजमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट? ये तो बहुत अच्छे से याद ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केशवानंद भारती केस। ठीक है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और ये केस कब आया था? 1973 में आया था। ठीक है, 13 जज का बेंच था, अब तक का लार्जेस्ट बेंच, और ये इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करा था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। मतलब पार्लियामेंट जो है एनी चेंज कर सकती है, मतलब कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? करेक्ट हमसे पूछ रहा है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन व्हाट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इज। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर कहीं नहीं बताया गया है। सेकंड है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इलेबोरेटली डिफाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, ऐसा भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी डिफाइन नहीं किया है ऐसा कुछ। फिर नेक्स्ट है, द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ डिफाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, ये भी नहीं है सही। नेक्स्ट है, नीदर द सुप्रीम कोर्ट नोर द पार्लियामेंट हैव डिफाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही सही है हमारा, क्योंकि ना तो पार्लियामेंट ने और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है। ठीक है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग amendment inserted provision saying that nothing in Article 13 shall apply to any amendments made under Article 368। तो ये हमने अभी पढ़ा था कि जैसे जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1971 में, उसी में ही ये बोला गया था
क्या 13 का में एक 4 ऐड किया गया और आर्टिकल 368 में 3 ऐड किया गया और आर्टिकल 13 के 4 में ये ऐड करके बोला गया कि आर्टिकल 13 जो है ये विल नॉट अप्लाई ऑन आर्टिकल 368। मतलब कि आर्टिकल 13 जो है आर्टिकल 368 पे अप्लाई नहीं होगा। मतलब आर्टिकल 13 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और सिमिलरली इसमें जो है 368 में क्लॉज 3 ऐड किया गया और क्या बोला गया कि पार्लियामेंट जो है कोई भी चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में ला सकती है। ठीक है, और ये वाले जो चेंज हैं वो आर्टिकल 13 में कवर नहीं होंगे। तो इस टाइप से इन मतलब पार्लियामेंट को एक पावर मिल गई थी, ठीक है, कि वो कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हैं और वो आर्टिकल 13 में नहीं आएंगे और ऐसे चेंजेस जो भी होंगे वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं, ऐसे नहीं माना जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। और ये कौन सा है? ये है 24th अमेंडमेंट एक्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू रिपील फंडामेंटल राइट्स बिकॉज। तो ये तो हम समझ ही गए क्यों नहीं फंडामेंटल राइट को रिपील कर सकती है। क्यों? इंश्राइंड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ह्यूमन राइट्स नहीं, ट्रांसेंडेंटल राइट्स नहीं, पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो जो फंडामेंटल राइट है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए जो है पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, लेकिन उनका जो इसेंशियल फीचर्स है वो उनको चेंज नहीं कर सकती है। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? मेनली ऐसे इसेंशियल फीचर जो चेंज नहीं किए जा सकते। तो इसी का ये आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following cases prompted the Parliament to enact 24th Constitutional Amendment Act? तो ये मैंने आपको अभी बताया था कौन सा केस ऐसा था जिसके बाद जो पार्लियामेंट है 24th अमेंडमेंट लेके आई थी। तो ये था हमारा गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस जो था इसी में पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम बोला था कि पार्लियामेंट जो है कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट। ठीक है, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे वो आर्टिकल 13 के अंडर आएंगे और अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को ही चैलेंज करने, मतलब इसी को कर्टल करने के लिए ही पार्लियामेंट फिर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें है स्टेटमेंट 1 है, बाय अमेंडमेंट पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे केसेस से सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया है कि अमेंडमेंट कर सकती है पार्लियामेंट, लेकिन बेसिक फीचर जो है, जो उसकी इसेंशियल फीचर्स हैं, उनको चेंज नहीं कर सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? द पावर टू अमेंड डज नॉट इंक्लूड द पावर टू एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि कंप्लीट एब्रोगेट का मतलब क्या हो गया? एब्रोगेट का मतलब हुआ कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने की पावर दी गई है, लेकिन ऐसी अमेंडमेंट ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो कंप्लीटली जो है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज ही कर दें या डिस्ट्रक्ट कर दें। ठीक है, इस टाइप का पावर उनको अलाउ नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1।
तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड ए प्रोविजन ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट विच enlarged the scope of Article 368 to amend fundamental rights on the ground that the requisite number of states had not ratified the amendment. Amendment has been enacted during emergency. Amendment abrogated the basic feature of the Constitution. Rajya Sabha had not passed the amendment with the prescribed majority. तो इसमें क्या हुआ था, 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि जो पार्लियामेंट है उन्होंने क्या किया था कि आर्टिकल 368 में एक ऐसा क्लॉज डाल दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा जो है हमारा 42nd अमेंडमेंट्स में बोला गया। किसमें? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लाया गया उसमें। ठीक है, और क्या बोला गया कि पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है वो अनलिमिटेड है, मतलब वो कुछ भी चेंज कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, लेकिन फिर इसको चैलेंज किया गया कोर्ट में, और इसी को सही करने के लिए और इसी इशू को सॉल्व करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस दायर हुआ जो था मिनर्वा मिल्स केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980 में। और इसमें क्या बोला गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो प्रोविजंस इसमें ऐड किए गए हैं, ये जो भी चेंजेस लाए गए हैं, ये स्ट्रक डाउन कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने और बोला कि ये वायलेट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को। मतलब जो 42 अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविज़न हैं वो वायलेट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन को। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ बोला कि पार्लियामेंट की जो पावर है वो लिमिटेड है, अमेंडिंग पावर इज़ लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि जुडिशियल रिव्यू जो है ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसको जो पार्लियामेंट है इसको चेंज नहीं कर सकती है, इसको अमेंड नहीं कर सकती है। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो है इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी। ठीक है, और इन्होंने और मतलब स्ट्रॉन्गली ये बोला था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किसी भी केस में वायलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ये टॉपिक पीटी के लिए कम लेकिन मेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा और करिएगा। ठीक है, और जुड़े रहिए हमारे साथ। अब हम कंटिन्यू पॉलिटी की क्लास जो वीडियोस है वो लेके आएंगे ताकि हम जल्दी से इसको ख़त्म कर पाएँ। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए श्योर सक्सेस वाला के साथ। थैंक यू।